आज के इस दूसरे लेक्चर में सभी देव देवताओं को दोबारा से मेरा प्रणाम। ठीक है, और हम लिपिड पढ़ चुके हैं, आपका कंप्लीट लिपिड पढ़ चुके हैं। लिपिड में की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी। जितनी मैं यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था लिपिड के बारे में। फिर हम प्रोटीन के बारे में चले थे। प्रोटीन के बारे में मैं इससे पिछली वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, बेसिकली हमारा लेक्चर होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, यानी कि हमारा लेक्चर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये लेक्चर हमारे यहाँ पर होगा। एक्चुअली मैं इसको एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, बट देखा मैंने वहाँ की जो है आवाज़ गायब थी। ठीक है ना, आवाज़ वहाँ की गायब थी, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, और पूरा पढ़ाने के बाद फिर जब चेक किया तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं था। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपके। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन को हम पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बारी आती है, जो कि आपका तीसरा कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पर जर्नल लेकर के चलूँ तो ये 5 से लेकर के 10% तक पाया जाता है जर्नल। ठीक है ना, किसी भी आपकी प्रोटीन में, और कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा। या तो ये पाया जाएगा आपका लिपिड के साथ, या फिर ये आपका पाया जाएगा प्रोटीन के साथ। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ्टन आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन वेयर दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वे हमेशा ही आपके सेल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका सरफेस वाला एरिया होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखो, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका अगर इनर पार्ट है, इनर पार्ट यानी कि साइटोसोलिक वाला पार्ट है, एंड ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पर यानी कि ऊपर की साइड में ही कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे, इनर साइड में कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा या तो ये आपका लिपिड से लिंक हो, या फिर आपका जो है प्रोटीन से लिंक हो। ठीक है ना, कभी भी अकेला भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है, यानी कि ये एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो केवल ऊपर ही पाया जा रहा है, और उसमें भी या तो लिपिड के साथ पाया जाएगा या फिर प्रोटीन के साथ पाया जाएगा। अगर बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मिल करके खेल रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो है ये सेल सरफेस पर पाया जा रहा है और काम करता है सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह। ठीक है ना, तो जैसे कि देखो मैंने बताया कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 5 से 10% होता है। या तो ये मोनोसैकेराइड्स हो या फिर ओलिगोसैकेराइड्स हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, या तो मोनोसैकेराइड्स के रूप में हो सकते हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर लिपिड के साथ पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, एंड प्रोटीन के साथ पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे आपका ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका एंटीजन डिटर्मिनेशन में, जब भी जो है हम ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एंटीजन का डिटर्मिनेशन किया जाता है, और एंटीजन के बेस पर किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप को, अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके होते हैं। दूसरा होता है मोलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन की तरह, यानी कि सेल रिसेप्टर की तरह काम करता है। आप देखते होंगे रिसेप्टर लिगैंड। ठीक है ना, लिगैंड एंड रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है। जब हम इम्यूनोलॉजी में सेल सिग्नलिंग देखेंगे, इम्यूनोलॉजी में भी बात करेंगे, सेल सिग्नलिंग में भी बात करेंगे, तब हम वहाँ पर रिसेप्टर और आपका लिगेंड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आप बेफिक्र रहो, भले ही आपका टाइम आ चुका हो एग्जाम का, बट मैं अब यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर दी है मैंने आपकी। मैं 7 से 8 यूनिट कवर करा दूंगा। ठीक है ना, और इतनी एक टॉप मारने के लिए, CSIR को टॉप करने के लिए इनफ होती है। ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं है। ठीक है, तो मोलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन की तरफ भी काम करेगा। इसके बाद क्या है कि सेल के एडिशन में, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जब कंबाइन करेगा, जब जुड़ेगा, तब ये कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जो है जुड़ेंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़ सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी जुड़ सकते हैं किसी दूसरे सेल की, या फिर कार्बोहाइड्रेट से किसी दूसरे सेल की लिपिड भी जुड़ सकती है। तो एक प्रकार से सेल के एडिशन में, यानी कि देखो, अब कोई भी सरफेस है, ये कोई भी आपकी सरफेस है। ठीक है ना, इस सरफेस चाहे एपिथेलियल सरफेस हो। ठीक है ना, अब यहाँ से जब सेल जो है अटैच होगा तो ये बाय द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपका अटैच
होने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और भी दे रखा है यहाँ पर। ये एक्चुअली मैंने स्लाइड उठाई है आपकी गूगल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपोनेंट दे रखा है कि 5 से 8% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 5 से 8% पाया जाता है। अकर एज ओलिगोसैकेराइड्स दैट इज कोवैलेंटली बाउंड टू लिपिड्स। अगर ये ओलिगोसैकेराइड्स है और लिपिड्स से बाइंड कर रहा है तब ये कोवैलेंटली बाउंड करेगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोवैलेंटली बाउंड करेगा। एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के आपका या तो ग्लाइकोलिपिड बनाए या फिर आपका ग्लाइको प्रोटीन बनाए, ठीक है ना। और ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ेगा, तो इस बात को भी नहीं भूलना है। नेवर एज फ्री, यानी कि ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, या तो लिपिड के साथ अटैच होगा या फिर आपका प्रोटीन के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है, मैनोज आ जाता है, ठीक है ना। मैनोज को हम GPI लिंक्ड प्रोटीन में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर मैनोज भी होता है। इसके बाद एनासिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम नैग बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम नैग बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नैग। एंड फ्यूकोज होता है, सियालिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये फ्यूकोज क्या होता है? ये RH एंटीजन की तरह काम करता है, ठीक है ना। RH एंटीजन क्या होते हैं अभी हम ब्लड ग्रुप में देखने वाले हैं। इसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर जो आपका बाहरी पार्ट पाया जाता है, सबसे बाहरी पार्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना, जो कि कैप्सूल से भी बाहर पाया जाता है। ये कैसा होता है? ये लूज कार्बोहाइड्रेट लेयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल, सॉरी। तो जो आपका बैक्टीरिया होता है उसकी जो आउटर सरफेस होती है, सबसे आउटर सरफेस होती है, वहाँ पर लूज कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली ज़्यादा लंबा नहीं है, ये थोड़ा सा ही आपका, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा ही पार्ट बनाता है इसमें। वो भी ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप को हम इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ेंगे एंड जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप आपका 3 जगह पढ़ा जाता है। ब्लड ग्रुप आपका सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, एंड ब्लड ग्रुप आपका जेनेटिक्स में भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है नहीं है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर फंक्शन, वैसे तो हम 3 फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है कि सेल के रिकॉग्नाइजेशन में, यानी कि MHC मॉलिक्यूल। अब MHC मॉलिक्यूल क्या होता है तो हम इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे। सेल के कम्युनिकेशन में, यानी कि एक सेल का कॉन्टैक्ट दूसरे सेल से किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन में आपका कार्बोहाइड्रेट्स काम करने वाले हैं। इम्पार्ट निगेटिव चार्ज टू सेल रिपल्स अदर पार्टिकल्स, ठीक है ना, यानी कि इम्पार्ट होते हैं ये निगेटिव चार्ज से, ठीक है ना। इसके बाद हेल्प इन इंटरसेलुलर अटैचमेंट। इंटरसेलुलर मतलब जब 2 सेल आपस में मिलते हैं, इंटर मतलब बिटवीन टू, जब 2 सेल आपस में मिलते हैं तो उनके अटैचमेंट में कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जिसको हम एडिशन बोल देते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एडिशन बोल देते हैं। जब हम कैंसर पढ़ेंगे तब कैंसर में इस एडिशन शब्द को देखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या होता है कि हमारी जो मेटास्टैटिक्स वगैरह की कहानी हम जब कैंसर पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर इजी ही रहने दो, भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक्ट एज ए रिसेप्टर की तरह काम करता है, यानी बाहर से कोई भी आपका लिगैंड आएगा और किसी भी सरफेस पे, किसी भी सेल पर ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिसेप्टर मतलब रिसीवर, रिसीव करने वाला, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने वाला। ये जो सिग्नल होता है, मान लो कोई सिग्नल आ रहा है किसी दूसरी सेल से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे लिगैंड। तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे हम लिगैंड। और जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा उसको बोलेंगे रिसेप्टर, जैसे कि GPCR रिसेप्टर वगैरह, ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद सेल की आइडेंटिटी मार्कर्स के रूप में काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके मार्कर्स होते हैं, जैसे कि C4 सेल, C3 सेल, C पॉजिटिव सेल। तो इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर आप केवल और केवल ये देख लेना कि सेल की आइडेंटिटी मार्कर्स की तरह काम करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। इसके बाद एंटीबॉडी की प्रोसेसिंग में भी जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप।
एक्चुअली इससे पीछे ब्लड ग्रुप को मैंने इतने अच्छे से समझाया ना आपको, बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह समझाया था, बट उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी समझाते हैं। एक्चुअली देखो इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ेंगे, एक हिस्सा हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में हम बात करेंगे कि अगर हमारे माँ बाप का ब्लड ग्रुप ये है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जो जीन लेवल की बात है वो हम जेनेटिक्स में करेंगे। इम्यूनोलॉजी में क्या बात करेंगे, इम्यूनोलॉजी में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा देखने वाले हैं कि भाई साहब आपका कौन से एंटीजन की वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो देखो ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ते हैं तो 2 चीज़ का ध्यान रखते हैं, 2 चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक तो होता है हमारा एंटीजन, एक तो होता है एंटीजन, एक होती है हमारी एंटीबॉडी, ठीक है। एक होता है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए पाया जा रहा है, हमारे शरीर में एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन प्रेजेंट रहेगा आपका आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा। जबकि जो आपका एंटीबॉडी होगी वो कहाँ पर पाई जाएगी, वो पाई जाएगी आपकी प्लाज्मा में, ठीक है ना, प्लाज्मा में, ठीक है। अगर आपने कभी ब्लड पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ब्लड में मतलब ब्लड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका प्लाज्मा होता है एंड दूसरा आपका सेल वाला पार्ट आ जाता है जिसमें WBC, प्लेटलेट, RBC, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना। तो चलो इम्यूनोलॉजी में ही बात करेंगे जब हम ब्लड को देखेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है आपकी। तो यहाँ पर देख लो एंटीबॉडी आपकी कहाँ पर पाई जा रही है, प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है। मान लो अगर हमारा जो है हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया जा रहा है, हमारे जो है आरबीसी के ऊपर, जो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है, ठीक है ना, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, यानी कि मेरे अंदर जो है बी टाइप की, मेरे अंदर कौन सी बी टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, वो भी मेरी आरबीसी पे आपको बी टाइप का एंटीजन देखने को मिलेगा। तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, तो मेरे अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, यानी कि मेरे अंदर ए एंटीबॉडी बनने वाली है, ठीक है ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तब आपके शरीर के अंदर जो है बी आपकी क्या बनने वाली है, बी आपकी एंटीबॉडी बनने वाली है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखो ये हमारी आरबीसी है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर ये एंटीजन लगे हुए हैं। अगर एंटीजन ए है तब आपकी एंटीबॉडी बनेगी बी, ठीक है ना, तब एंटीबॉडी बनेगी बी, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप हमारा कैसा रहेगा, ए टाइप का, तब हम कहेंगे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए है। आपको मैं कुछ और बता दूं, वैसे तो ब्लड ग्रुप को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था और उन्होंने ऑलमोस्ट 50 टाइप के, ठीक है ना, 50 टाइप के एंटीजन देखे थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, किसी गधे में, ठीक है, घोड़े में, इन सब में, मतलब जो दूसरी प्रजाति थी उनमें भी, केवल उन्होंने ह्यूमन के अंदर नहीं, दूसरी प्रजाति के अंदर भी। फिर उन्होंने कहा कि यार देखो भाई ऐसा है, 31 प्रकार के आपके एंटीजन होते हैं, ठीक है ना, 31 प्रकार के एंटीजन होते हैं। ये जो 50 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जो कार्ल लैंडस्टेनर ने कहा, मैंने नहीं कहा था ये बात, ये कार्ल लैंडस्टेनर ने कही थी, ठीक है ना, कि यार मैं देखो कंफ्यूज हो गया था, मैं इनको जो सेपरेट करना नहीं भूल गया था। ये केवल 21 मतलब मुझे केवल और केवल 31 प्रकार के एंटीजन मिले हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के एंटीजन मिले हैं, 31 प्रकार के एंटीजन मिले हैं, जिसमें हमारे अंदर क्या होते हैं, मोस्टली फॉर्म में आपके 3 पाए जाते हैं, ठीक है ना, मोस्टली 3 एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से एंटीजन होते हैं हमारे अंदर, तो भाई साहब ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है एंड एच एंटीजन होता है, ठीक है ना, ए बी एच, ठीक है, ये एंटीजन हमारे अंदर होते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी आप अपना ब्लड को डोनेट करते हो या ब्लड एक से दूसरे में चढ़ता है, तब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल, ब्लड ग्रुप तो चेक करते ही करते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम चेक करते हैं कि कहीं ब्लड, अगर जैसे कि मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, किसी दूसरे के अंदर भी बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव का ही है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसे ब्लड दे दूंगा। सबसे पहले अच्छा तरीका वही होता है कि हम उसका एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देखो भाई ये तो केमिकल है, अगर थोड़ा सा भी एरर आ गया, यानी कि देखो वैसे तो ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बट फिर भी ब्लड ग्रुप का जो है एक आपका जो है क्या क्या किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते थे, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना, हम क्या करते थे वो बताता हूँ। मान लो किसी को ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, ठीक है, कोई बी पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला था, उसे बी पॉजिटिव ही चढ़ेगा, ठीक है ना, या तो बी चढ़ सकता है या फिर आपका ओ चढ़ सकता है,
मैं आपको चलो आगे बताऊंगा जब हम इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे ना कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर मान लो ये 2 प्रकार के ब्लड आपको चढ़ सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना होता है इसमें कि निगेटिव कौन सा पॉजिटिव कौन सा है। निगेटिव वाले को कभी भी पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते, निगेटिव वाले को कभी भी पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते, ये बात याद रख लेना। लेकिन पॉजिटिव वाले को निगेटिव चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वाले को निगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, यानी कि बी पॉजिटिव है तो उसे बी निगेटिव ब्लड ग्रुप कभी नहीं चढ़ा सकते। लेकिन अगर बी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो उसे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैंने तो खैर इसी में काम किया है तो मुझे बोलने में फ्रिक्वेंटली बोल सकता हूँ। तो देखो हम क्या करते थे स्पेसिफिकली, हमें यही काम दिया जाता था कि मान लो अब इसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाना है और ये भी आपका बी पॉजिटिव वाला था, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, हम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते थे। हम एक स्लाइड पर जो डोनर है एंड एक्सेप्टर है दोनों के ब्लड को लेंगे, ठीक है ना, दोनों के ब्लड को लेंगे और इसमें देखेंगे हम कि कोई एग्लूटिनेशन तो नहीं बनना, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन तो नहीं बनना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बी पॉजिटिव वाले को अगर हम बी पॉजिटिव का ही चढ़ा दें और विदाउट माइक्रोस्कोपी टेस्ट करके चढ़ाएं तो कभी कभी इनमें एक रेयर केस बन जाता है कि आपका एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एग्लूटिनेशन मतलब वो फटना, ब्लड जो है अपने आप जो है आरबीसी एक तरफ हो जाएंगी और आपका जो है सीरम एक तरफ हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए माइक्रोस्कोपी टेस्ट भी जरूरी होता है। केवल ये ही नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो उसको बी पॉजिटिव वाला चढ़ा सकते, मतलब बी पॉजिटिव वाला आपका डोनेट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई कभी कभी म्यूटेशन केस आर रेयर, ठीक है, मतलब म्यूटेशन हो जाता है, ड्यू टू म्यूटेशन हमारे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर 3 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। हमारे अंदर 3 प्रकार के एंटीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका ए, एक होता है आपका बी, ठीक है ना, ए बी एंड आपका एच, ठीक है ना। एच क्या बताता है, एच वो बताता है हमारे, इसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। अगर ये वाला एंटीजन हमारे आरबीसी के ऊपर पाया जा रहा है, अगर प्रेजेंट है तब बोलेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर ए है तब बोलेंगे ए पॉजिटिव, ठीक है ना, तब बोलेंगे हम ए पॉजिटिव। अगर हमारे पास बी है तब बोलेंगे हम बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर दोनों के दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तब दोनों को मिला करके बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर और जिसके अंदर ये दोनों ही एंटीजन ना हो, अगर दोनों एंटीजन ना हो तब वो होता है आपका 0 एंटीजन वाला, ठीक है ना, 0 एंटीजन वाला। मैं इसको कभी भी ओ नहीं पढ़ता, मैं इसको पढ़ता हूँ 0 एंटीजन, ठीक है ना, क्योंकि 0 एंटीजन यहाँ पर कोई आपका एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप भी अब इसको जो है 0 ही पढ़ना, 0 पढ़ोगे तो कभी भी आप जो है नहीं भूल पाओगे। यानी कि हमारे पास अगर ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, बी एंटीजन है तो उसके पास हमारे लिए क्या है, ए एंटीबॉडी पाई जा रही है। जबकि ए बी एंटीजन है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही, ठीक है ना। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप हमारा ओ एंटीजन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों की दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। और हम ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी हमारा एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप है, सीधी सी बात है। जो हमारे अंदर एंटीजन होगा हमारी आरबीसी के ऊपर वही हमारा ब्लड ग्रुप है। अब मैंने आपको एक बात जो बताई ना कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 31 जो है आपके एंटीजन डिस्कवर किए थे, तो ये 31 एंटीजन उन्होंने घोड़े को भी लिया, गधे को भी लिया, बकरी को भी लिया, सुअर को भी लिया, सबको ले लिया, सबके अंदर डिस्कवर किया गया था ये 31 एंटीजन, ठीक है। हमारे अंदर स्पेसिफिकली 3 बिगर एंटीजन होते हैं जो कि आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रख लेना। अब देखो इसके बाद हमारा आता है कि हमारा बताओ ए एंटीजन कैसे बना, ओ एंटीजन कैसे बना, हमारे पास बी एंटीजन कैसे बना, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था, मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी मान लो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना करके ही दिखाता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारे पास आरबीसी है, ठीक है ना, ये क्या है
आरबीसी है। अगर इस आरबीसी पर एक केवल और केवल आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट देखो लिपिड हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, सॉरी लिपिड हो या फिर प्रोटीन हो, इससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ा हुआ होगा। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप होने वाला है, ठीक है ना। तो सभी में क्या सेम होने वाला है, तो देखो भाई सभी में ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सेम होने वाला है। जी आप अपना रिजोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज कर लेना। GLC का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज है, GAL इसका मतलब गैलेक्टोज है, GLC NAC इसका मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, गैलनैक इसका मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन है, एंड FUC का मतलब है फ्यूकोज, ठीक है ना। FUC का मतलब है आपका फ्यूकोज, ठीक है। तो सभी के अंदर क्या चीज़ सेम है, हमारे अंदर भी तुम्हारे अंदर भी, ये जितना ये वाला पार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग में ये कोई भी आपकी एक चैन बनी हुई थी, ये आपके अंदर सेम होती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूकोज जुड़ा हुआ है, और फ्यूकोज हमें बताता है, देखो अगर हमारे पास फ्यूकोज है तब हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है। तब कैसा है, पॉजिटिव है अगर फ्यूकोज इस चैन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये होगा तो पॉजिटिव है, अगर ये फ्यूकोज ना होता तब हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला था, निगेटिव होने वाला था, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में हमारा ओ एंटीजन था, ओ एंटीजन मतलब जीरो एंटीजन, मतलब इस पर कोई भी एंटीजन नहीं था, इस पर क्या था, हमारा कोई भी एंटीजन आपका नहीं था। तो एक एंजाइम अप्लाई करा गया इस पर, नेचर ने एक एंजाइम को अप्लाई किया, ठीक है ना, जिसका नाम था गैल ट्रांसफरेज, जिसका नाम क्या था, गैल ट्रांसफरेज, ठीक है ना। गैल ट्रांसफरेज ने क्या काम किया कि इस वाली चैन पे यहाँ पर गैलेक्टोज को जोड़ दिया, ठीक है ना। ये आपको गैलेक्टोज देखने को मिल रहा होगा, गैलेक्टोज जुड़ गया ड्यू टू गैल ट्रांसफरेज एंजाइम से, ठीक है ना। तो इसको बोला गया बी एंटीजन, तब ये क्या बना, बी एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप बी बना, ठीक है ना। इसके बाद अगर एक और एंजाइम्स है, अगर देखो ये प्लेन चैन थी आपकी, इस प्लेन चैन में, इस प्लेन या ये लिपिड भी हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर काम किया गैलनेक ट्रांसफरेज ने, इसके ऊपर किसने काम किया, गैलनेक ट्रांसफरेज में, तो यहाँ पर आपका गैलनेक जुड़ जाएगा, यानी कि गैलनेक क्या है यहाँ पर, एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन, एन गैलेक्टोसोमाइन जुड़ गया है, तो ये बन जाएगा आपका ए एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना। अब अगर देखो, अब हमने ए भी पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया, आई होप मतलब हो सकता है आपको ना चमक रहा हो, तो रिजोल्यूशन बढ़ा लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो अब हमें ए बी बनाना है, ए बी में क्या होगा, तो ए बी बनाने के लिए मान लो ये हमारे पास कोई भी चैन है, ठीक है ना, हमने यही वाली चैन उठा ली, यही वाली चैन उठा ली, तो अब यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों एंजाइम्स काम करेंगे, यानी कि गैलनैक भी काम करेगा एंड आपका गैल ट्रांसफरेज भी, दोनों के दोनों एंजाइम्स काम करेंगे, यानी कि अब हमारे यहाँ पर गैलनैक भी जुड़ेगा एंड हमारा क्या है कि यहाँ पर गैलेक्टोज भी जुड़ेगा, गैलेक्टोज भी हमारा जुड़ने वाला है, ठीक है ना। तब हम इसको बोलेंगे ए बी एंटीजन, और जब ये दोनों साथ रहेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब इसको एक बार ज़रा थोड़ा रिजोल्यूशन करके देख लेना, ठीक है ना, मतलब रिजोल्व करके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और ये देख लेते हैं। देखो ये आपका वही है, एक वो आ गया है कि अगर हमारा पास ए एंटीजन यानी कि ब्लड ग्रुप ए है तो उससे जुड़ा हुआ होगा हमारा गैलनैक। आपको ये जो पीछे की प्रोटीन है इसको आप भूल सकते हो, आपको ये याद रखना, अगर फ्यूकोज है तो ये बताएगा मैं RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव। RH मतलब RH को जो डिस्कवर किया गया था वो रिसस मंकी में किया गया था, ठीक है ना। किस में डिस्कवर किया गया था, रिसस मंकी में किया गया था, ठीक है ना। RH हमें पॉजिटिव निगेटिव बताता है, ठीक है। तो अगर फ्यूकोज है मतलब हमारा जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। अगर ये यहाँ पर ना होता, अगर मैं इसको काट दूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर यानी कि हमारे पास एक चैन थी, ठीक है ना, जो आरबीसी से जुड़ी हुई थी, और इससे मैंने गैलेक्टोज जोड़ दिया। इससे क्या जोड़ दिया, गैलेक्टोज। किसकी वजह से जुड़ा, गैल ट्रांसफरेज की सहायता से जुड़ा, और यहाँ पर मैंने फ्यूकोज काट दिया है ये,
तो तब ये कहलाएगा बी निगेटिव, तब ये कहलाएगा बी निगेटिव। अगर मैं बाय चांस यहाँ पर ये फ्यूकोज जोड़ दूँ, ऐड रहने दूँ, तब ये कहलाएगा बी पॉजिटिव। तो आपको याद यही रखना है कि ए एंटीजन में आपका गैलनैक होता है एंड गैलनैक ट्रांसफरेज काम करता है, ठीक है ना, और बी एंटीजन में आपका गैलेक्टोज होता है, ठीक है। इतनी बात पता चली। जो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा ना, जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं दोबारा से बताऊंगा, तो घबराने वाली कोनो बात है नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर RH एंटीजन की बात कर लेते हैं, और इसे रिसर्च मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था। और याद रख लेना, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये कहाँ से बनता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 से बनता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 से बनता है। यहाँ पर आई थिंक लिखा हुआ नहीं है, तो H एंटीजन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द H जीन कोड फॉर एन एंजाइम दैट ऐड शुगर फ्यूकोज, यानी कि H एंटीजन हमारा कब बनता है, जब एक शुगर होती है जिसका नाम फ्यूकोज होता है, वो ऐड हो, तब हमारा H एंटीजन बनता है, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट होगा तब हमारा ब्लड ग्रुप कहलाएगा पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट होगा तब ये कहलाएगा हमारा ब्लड ग्रुप निगेटिव, ठीक है ना। टू द टर्मिनल शुगर ऑफ प्रिकर्सर सब्सटेंस PS, ठीक है ना, ये प्रिकर्सर सब्सटेंस होता है शुगर का PS, ठीक है। द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर विलो कंस्टिट्यूट द H एंटीजन, यहाँ पर H जीन इज अमोर्फ, ठीक है ना। अगर हमारे पास H जीन पाया जा रहा है, ठीक है ना, आपको भी पता होगा, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि आपके जो जीन होते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं, या फिर आपका दूसरी फॉर्म क्या होती है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है ना। या तो ये हमारे हमेशा डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। अगर हमारे पास कंडीशन H की बन गई, ठीक है ना, तब ये अमोर्फ कंडीशन के कहलाएंगे, ठीक है ना, तब ये अमोर्फ कंडीशन के कहलाएंगे। और हमारे पास अगर H कंडीशन बन गई, अगर हमारे पास H कंडीशन बन गई, तब इसको बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रख लेना, जब आपका H एंटीजन जो है वो आपका स्मॉल यानी कि रिसेसिव कंडीशन में चला जाए, ठीक है ना। जब हमारा डोमिनेंट कंडीशन में था तब हमारा सही था, बट जैसे ये हमारा रिसेसिव कंडीशन में गया तो जो है तो हमारा जो है बॉम्बे टाइप आ गया, ठीक है ना। सॉरी, तो बच्चे तो थोड़े परेशान कर रहे हैं, एक्चुअली इनका टाइम हो गया है चॉकलेट खाने का, ठीक है, तो इन्हें चाहिए पैसा, जो कि मैं अभी दूंगा इनको, पहले 2-2 चपत लगाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब देखो, यहाँ पर फिर वही समझाया गया आपको कि अगर बी एंटीजन है तो यहाँ पर बी एंटीजन के लिए गैलेक्टोज जोड़ दिया गया है। बी एंटीजन है तो यहाँ पर गैलेक्टोज जोड़ दिया गया है। कलर देख लो, ये आपका फ्यूकोज है, ठीक है ना, ये एरो का निशान क्या है, ये आपका फ्यूकोज है। और अगर ए एंटीजन है तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, गैलनैक जोड़ा गया है, यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और अगर ये ओ एंटीजन है यानी कि ब्लड ग्रुप O है, यहाँ पर ना ही गैलेक्टोज जोड़ा गया है, ना ही आपका जो है एन गैल जोड़ा गया है, ठीक है ना, एन गैल भी नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। अगर ये ए बी होता तो भाई साहब यहाँ पर दोनों चीज़ जुड़ते हैं, यानी कि गैलेक्टोज भी जुड़ता है एंड एन गैलेक्टोसोमाइन भी जुड़ता है। नाम याद रख लेना यहाँ पर गैलेक्टोसोमाइन। ग्लूकोसोमाइन जो है आपको हर किसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ग्लूकोसोमाइन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ग्लूकोसोमाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन जो है आपको बी में भी, ए में भी, ओ में भी सब जगह मिलने वाला है। तो कन्फ्यूजन करने वाली टर्म होती है, इसको याद रख लेना, रट लेना, ठीक है ना। तो भाई साहब यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ, और मिलते हैं आपसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम एक्टिव, पैसिव, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, कहाँ से CSIR आपका पूछता है, तो वो सब हम देखने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं ज़रा बच्चों को थोड़ा सा रुला लूँ और इन्हें चॉकलेट खिला दूँ, ठीक है।